बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम अपरेंट पावर और पावर फैक्टर को समझेंगे और एग्जाम्पल 11.9 डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11.9 को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इस सर्किट का सहारा लेते हैं। यहाँ समझिए ये पावर सप्लाई है और इसके साथ एक इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव का मतलब हुआ कि इसके साथ इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है। अब इनके जो पावर रिलेशंस है वो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें जो पावर रेजिस्टर के अंदर कंज्यूम है उसको हम कहते हैं रियल पावर, और इस डायग्राम में वो नीचे की तरफ शो करते हैं रियल पावर, और इसकी यूनिट जो है वो है वॉट। जो पावर इंडक्टर के अंदर कंज्यूम हो या कैपेसिटर के अंदर कंज्यूम हो उसको कहा जाता है रिएक्टिव पावर, उसको Q से जाहिर करते हैं। तो ये हो गया रिएक्टिव पावर और इसको JQ लिखा गया है, इमेजिनरी पार्ट है ये। और इन दोनों को कंबाइन करके यानी जो पावर सप्लाइड पावर है उसके दो नाम है, उसको एक तो कहा जाता है कॉम्प्लेक्स पावर और एक कहा जाता है अपरेंट पावर। इन दोनों में फ़र्क ये है कि कॉम्प्लेक्स पावर में मैग्नीट्यूड और एंगल होता है, जबकि अपरेंट पावर में एंगल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं। और अब इसको लिखने का तरीका है S इज P प्लस JQ, और जब इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो अपरेंट पावर हो जाएगा। कुछ फार्मूलाज हमने यूज करना है इसमें। कॉम्प्लेक्स पावर जैसे हमने बताया कि P प्लस JQ है, P प्लस JQ ये कॉम्प्लेक्स पावर हो जाएगा। और इसको इन टर्म्स ऑफ RMS में हम लिख सकते हैं कि VRMS इंटू IRMS इंटू एंगल बिटवीन दी टू, थीटा V माइनस थीटा I, दोनों के दरमियान जो एंगल है उसको थीटा V माइनस थीटा I भी कहते हैं, और कभी कभी हम सिर्फ इसको थीटा भी कहते हैं। और इसी के जो मैग्नीट्यूड है, इसी के मैग्नीट्यूड एंगल अगर हम ना कंसिडर करें तो इसको कहा जाता है अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर मैग्नीट्यूड आ गया और VRMS IRMS एंगल को इसमें शामिल नहीं किया गया। फिर रियल पावर क्या है, जो आप देखें रियल, आपने ये ट्रायंगल पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस जो है वो कॉस कोसाइन थीटा होता है, वाई एक्सिस साइन थीटा। तो एक्स एक्सिस यानी P जो है वो कोसाइन ऑफ द एंगल आ गया, S इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल, ये रियल पावर हो जाएगा। और इमेजिनरी पावर या रिएक्टिव पावर जो है वो S इंटू साइन ऑफ द एंगल। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है जिसको कहा जाता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर है कोसाइन ऑफ थीटा या कोसाइन ऑफ थीटा V माइनस थीटा I। तो अब एग्जाम्पल को देख लेते हैं 11.9 में। इसमें क्या रहा है, सीरीज कनेक्टेड लोड। अब ये लोड है, इसके अंदर रेजिस्टेंस या इंडक्टर या रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इन सीरीज हैं, इसलिए इसको सीरीज कनेक्टेड लोड कहा जा रहा है। ड्रॉज ए करंट I, सो इट इज ड्रॉइंग ए करंट I जिसकी मिकदार ये है। व्हेन एन अप्लाइड वोल्टेज इज दिस मच, तो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज VT है। अब इसमें तीन चार चीज़ें पता करनी है। पहले हमने अपरेंट पावर पता करना है, उसके बाद पावर फैक्टर पता करना है, और उसके बाद डिटरमिन द एलिमेंट्स वैल्यू, यानी इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, उनके वैल्यूज पता करना है। तो ये तो गिवन है, इसको हम आसानी के लिए फेजर फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन आसान हो। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको फेजर फॉर्म में लिखना सीख गए होंगे अभी तक। ये है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड, और ये है एंगल, ये लिखते हैं फेजर के लिए। तो सबसे पहले अपरेंट पावर का ये फॉर्मूला है VRMS और IRMS, इनका मैग्नीट्यूड लेना है हमने। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम VRMS और IRMS मालूम करें। अब VRMS का फॉर्मूला ये है कि V मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2। हमारे केस में V मैक्सिमम 120 है, तो डिवाइडेड बाई √2, तो VRMS आ गया। और इसी तरह IRMS जो है वो I मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2, तो I मैक्सिमम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाई √2। तो V मैक्स RMS आ गया, IRMS आ गया, तो हम अपरेंट पावर यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं।
सो अपरेंट पावर क्या होगा जी, VRMS IRMS इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 240 वोल्ट एम्पेयर इसका यूनिट होता है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट अपरेंट पावर। अब यहाँ से हमने पावर फैक्टर ऑफ द लोड मालूम करना है। तो पावर फैक्टर जैसे बताया कि ये इसका फॉर्मूला है थीटा V माइनस थीटा I, या अब इसको अगर देखें हमारे जो गिवन वोल्टेज और करंट्स अगर हम प्लॉट करें तो वोल्टेज के साथ -20 एंगल था और करंट के साथ +10 एंगल है। तो इसको फेजर फॉर्म में हम इस तरह से इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा कॉस ये -20 और -10 हो जाएगा और इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.866। अब पावर फैक्टर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना ज़रूरी होता है कि इज़ इट लीडिंग और लैगिंग। और लीडिंग और लैगिंग को डिटरमिन करने के लिए ये डिटरमिन करना होता है कि करंट के क्या स्टेटस है। अब यहाँ इस डायग्राम से इजीली आप देख सकते हैं कि करंट इज़ लीडिंग, और किस केस में करंट लीडिंग है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। द पावर फैक्टर इज लीडिंग बिकॉज करंट लीड्स द वोल्टेज, और करंट लीड्स द वोल्टेज, जैसे यहाँ पे करंट लीड्स द वोल्टेज, और वो होता है कैपेसिटिव केस में। अब इसको याद करने के लिए लोगों ने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, कहते हैं सिविल। पहला हिस्सा सिव हो गया यानी करंट लीड्स वोल्टेज इन कैपेसिटर, और दूसरा है VIL यानी करंट लैग्स वोल्टेज इन इंडक्टर। अब हमारे केस में करंट लीड्स है तो इसका मतलब है ये कैपेसिटिव है, और जब करंट लीड हो तो पावर फैक्टर भी लीड है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे पावर फैक्टर इज लीडिंग। अब आ जाते हैं हम एलिमेंट्स को डिटरमिन करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। तो कैपेसिटर का तो हमें पता चल गया, जाहिर है अब रेजिस्टिव सर्किट है। तो बहरहाल इसको हम तरीका देख लेते हैं। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज थे, Z हम V/I निकाल लेंगे डिवाइड करके। तो ये हमारा पोलर फॉर्म में आएगा। इसको अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर लें तो आसानी से हमें नज़र आएगा कि ये हमारा रियल पार्ट है और ये रिएक्टिव पार्ट है। और यहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, जो सीरीज सर्किट है या तो R + j⍵L होगा या वो R - j1/ωc होगा। अब यहाँ चूँकि माइनस साइन है तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा, और इसका मतलब है कि ये कैपेसिटिव सर्किट है। तो अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। तो R तो हमें स्ट्रेट में पता चल जाएगा यहाँ से कि 25.96 है। हाँ, एक चीज़ और भी तरीके, जैसे हमने अभी देखा था कि पावर फैक्टर लीडिंग है जो कि कैपेसिटर के केस में है, तो उससे भी आप कह सकते हैं कि ये कैपेसिटिव सर्किट है। तो अब इसकी जो एलिमेंट्स हैं उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि इसमें एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। रजिस्टर की वैल्यू ये जो रियल पार्ट है, और कैपेसिटर की वैल्यू तो नहीं है, कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो J15 के बराबर है। अब इसको हमने इसके साथ कंपेयर करके कैपेसिटर निकालना है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, -j को छोड़ दें तो 1/ωc बराबर हो गया 15 के। सो 1/ωc बराबर है 15, और यहाँ से c हो जाएगा 1/15 ओमेगा। ओमेगा हमें पता है 2πf होता है, f 50 है तो ये 100 पाई हो गया, और इसको सॉल्व करके तो कैपेसिटर आ गया 2.12 माइक्रोफैरड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन और एग्जाम्पल 11.9। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11.9, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है पावर फैक्टर और अपरेंट पावर। लोड इम्पीडेंस गिवन है और वोल्टेज इनपुट गिवन है। तो पावर फैक्टर के लिए हमें एंगल चाहिए होगा। ये एंगल थीटा R और X के दरमियान है, और यही एंगल एक्चुअली थीटा V - थीटा I भी है। तो इसको हम इम्पीडेंस से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इम्पीडेंस को अगर हम कन्वर्ट कर दें इन द पोलर फॉर्म, पावर फैक्टर ये हो गया जो cos थीटा V - थीटा I, या इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा
और थीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसको अगर हम पोलर में ले जाएं तो मैग्नीट्यूड एंड एंगल आ जाएगा। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और ये एंगल। तो इस एंगल को यूज़ करके हम पावर फैक्टर निकालेंगे। सो पावर फैक्टर इज cos ऑफ 33.69 0.832। यहाँ पे भी वही सवाल कि क्या ये लीडिंग है या लैगिंग है। तो हम इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो डायरेक्ट हम ऐसे पता चल जाएगा कि ये चूँकि पॉजिटिव है तो ये ऊपर वाला इसमें अप्लाई होगा, यानी हमारे पास ये इंडक्टिव लोड है। और इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग्स दी वोल्टेज। यहाँ से अगर आपको याद रहे विल इसमें अप्लाई होगा। करंट पहले वोल्टेज है उसके बाद करंट है, तो दैट मीन्स करंट लैग्स द वोल्टेज। और जब करंट लैग्स द वोल्टेज तो मतलब है कि पावर फैक्टर आल्सो लैग्स। तो अब हम यहाँ लिख देंगे पावर फैक्टर लैगिंग। अब आ जाते हैं अपरेंट पावर निकालने में। VRMS IRMS हमें चाहिए फेजर फॉर्म में। जो V गिवन है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ लिखा है, बाद दफ़ा स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ये तो बोल्ड लिखा हुआ है बुक में, हम क्या करें। आप सिंपल V लिखे ऊपर एक आप बार डाल दें तो वो भी फेजर रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो 320 एंगल 10 आ गया जी। अब I हमें पता करना है। I हम इस फॉर्मूले से मालूम कर लेंगे। 320 10 और ये Z आ गया है, इसको भी हम पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे। डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये एंगल है ऑफ द करंट। अब ये फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, VRMS V मैग्नीट्यूड ओवर √2, या इसको V फेजर ओवर √2 भी लिखा गया है। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर है, तो इसको हम फॉलो करेंगे IRMS भी IM ओवर √2। तो अब हमारे केस में VM क्या है, हमारी 320 मैक्सिमम है V, 320 डिवाइडेड बाई √2, और IRMS भी I मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है, डिवाइडेड बाई √2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 710 V एम्पेयर। अभी बुक में जो आंसर दिया हुआ है थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है। ये तो ठीक है, लेकिन उसने इसके साथ एंगल भी लगा दिया, जबकि एंगल पावर कॉम्प्लेक्स पावर के साथ तो लगता है, अपरेंट पावर के साथ एंगल नहीं लगता। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।